जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर छोटा भले ही है, लेकिन यहाँ से रेलवे के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों को करना बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीख लिए, ट्रिक सीख लिए, तो इन सवालों को बड़े आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। और आज इस चैप्टर में जो एक क्लास लेकर आए हैं, इसमें हम यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इन छोटे छोटे सवालों को अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लगा सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से। तो बस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा और देखते रहिए, इस क्लास को एंजॉय करिएगा। लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। सवालों पे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति काम कैसे करता है, होता क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी समतल को चार भागों में बांटते हैं, है ना। चार भाग कैसे, यहाँ पर जैसे एक ये हो गया, है ना, और यहाँ पर ये एक हो गया। तो ये जो हमारा समतल है ये चार भागों में बट जाता है जब हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर पूरा समतल चार भागों में बट जाता है। अब चार भागों में जब बट जाता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। अब ये जो चार भागों में बटा है इनका नाम क्या क्या होता है, तो इन चार भागों को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं यानी चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो है इधर वाला ये होता है पहला चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है दोस्तों यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब भी हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना दूर है वो, और वाई एक्सिस में कितना दूर है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में मान लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 यूनिट दूर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में 2 यूनिट दूर है, और वाई एक्सिस में यही आपका 3 यूनिट दूर है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे इस पॉइंट का, एक्स में कितना दूर है तो 2 यूनिट दूर है, और वाई में कितना दूर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 यूनिट दूर है। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बन गया, 2 और 3 बन गया। तो हम लोग पहले ये लिखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यानी एक्स एक्सिस में कितना दूर है वो, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स और वाई, इस तरीके से लिखा जाता है। इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, है ना। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई ना। अब सुनते जाइए, यहाँ पर अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है कहीं पर भी, मान लीजिए कि यहाँ पर ये -1 है और ये आपका -2 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इधर आएंगे तो -2, -1, -2, -3 जाएगा। ये पॉइंट आपका 0, 0 होता है। मतलब जहाँ पे दोनों एक्सिस काटती हैं उस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ये 0, 0 होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी 0 पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस में भी 0 पॉइंट है और वाई एक्सिस में भी 0 पॉइंट है। तो इस ओरिजिन को ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 0, 0 होता है। समझ में आ गई बात। अब अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है कहीं पर भी, मान लीजिए कि हमारा एक बिंदु यहाँ पर है ना, पॉइंट का नाम हम लोग यहाँ पे P दे देते हैं, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक्स एक्सिस पर बिंदु होता है उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता है। क्योंकि देखिए एक्स में ये कितना दूर है, -2 दूर पर है, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट हो गया। y में ये कहीं नहीं जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पर है, अब कोई बिंदु y एक्सिस पर है, y अक्ष पर है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। अब x में तो ये कहीं नहीं जा रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। और y में कितना दूर है, 0 से 3 यानी कि 3 दूरी पर है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 3 हो गया। मतलब इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो 0, 3 होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई बिंदु
अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा निर्देशांक। और अगर कोई बिंदु y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर ही है ना, इधर उधर नहीं है, y एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y में कुछ ना कुछ वो होता है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में हो। समझ में आ गई? इतनी बात तो सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर देख पाएंगे कि ये पॉजिटिव x है और ऊपर पॉजिटिव y है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y जो हैं दोनों वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग पहुँचते हैं तो x तो आपका इधर आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो x वाला नेगेटिव होता है और y वाला इधर ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव होगा। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपको कभी कभी पहचानने के लिए भी दे देता है। आपको एक कोई बिंदु दे देगा, उसके निर्देशांक दे देंगे और पूछेंगे किस क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ गई बात? तो आप ये जानते रहेंगे तब तो बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु दिया है -4 और 1, है ना, तो इसमें पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, इसका मतलब पक्का ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ गई बात? अच्छे से ना वीडियो लाइक करिए तुरंत। अब देखिए इस पे तीसरे क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो x इधर आएंगे तो नेगेटिव, मतलब x यहाँ पर नेगेटिव हो गया। नीचे आ रहे हैं तो y भी नेगेटिव हो जाएगा इसमें। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा तीसरे वाले में, उसके दोनों निर्देशांक, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाएंगे। अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथे क्वाड्रेंट में x आपका देख लीजिए पॉजिटिव होगा, लेकिन y तो नीचे आ गया ना, इसलिए y क्वाड्रेंट इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -y हो जाएगा। समझ में आई है ना? अच्छे से आप लोग सभी क्लियर कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी अब सवालों पे चलते हैं। सवाल के माध्यम से आपको सारे बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिएगा पहला सवाल, इसमें क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। देख लीजिए, डायरेक्ट पूछ लिया गया। 2021 एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। क्या बोला गया, x एक्सिस पर कौन होगा जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अभी ना बताए हैं कि अगर कोई x एक्सिस पर बिंदु है तो उसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट होता है और उसका y वाला 0 हो जाता है ना। तो बताइए इन चार ऑप्शन में y वाला कहाँ 0 है, तो y वाला ऑप्शन नंबर बी में 0 है। इसका मतलब यही वाला x एक्सिस पर स्थित होगा। समझ में आ गई बात? अगर कहता y अक्ष पर कौन सी बिंदु है, तो y अक्ष पर जिसका x 0 होगा, तो x यहाँ पर किसका 0 है, ये वाला 0 है, तो ये वाला आंसर हो जाता y एक्सिस पर। ठीक है, y एक्सिस पर ये वाला हो जाता। तो पहला सवाल आपका हो गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और यहाँ पर इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है रेलवे बैच की। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। उन प्लेलिस्ट को खोल कर जरूर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपका यहाँ से रेलवे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल क्या बोला गया है। बहुत ध्यान से समझिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे इस सवाल को करने का। बिंदु ए जो है 5,4 का x अक्ष पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आपको कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालिए। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, है ना। फिर बोल देगा कि y अक्ष पर प्रतिबिंब निकालिए, यानी कि y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालिए। तो इसका बेसिक थोड़ा समझिए, है ना। प्रतिबिंब कैसे x अक्ष पर कैसे बनेगा, y अक्ष पर कैसे बनेगा और क्या बनेगा, है ना, ये चीज़ें देखिए हमारे पास यहाँ पर x एक्सिस है और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, अब इसमें सुनिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो कितना है, 5 और 4 है। तो 5 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, 5 और 4 हो गया, है ना। अब कह रहा है कि x अक्ष पर प्रतिबिंब। x अक्ष पर प्रतिबिंब का सीधा अर्थ ये हुआ कि आप ये जो x एक्सिस है इसको मिरर की तरह मान लीजिए। ये x एक्सिस हमारा क्या है, यहाँ पर मिरर की तरह अभी काम करने वाला है, मिरर की तरह काम करने वाला है। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा अभी मिरर की तरह काम करेगा। तो जब ये मिरर की तरह काम करेगा तो ये बताइए कि इस बिंदु का जो इमेज है वो यहाँ कहीं नीचे बनेगा, बराबर दूरी पर बनेगा। जितना ये दूर है यहाँ पर, है ना, उतना ही दूर पर इधर पीछे बन जाएगा मिरर आपका। मतलब समथिंग यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। तो इस इमेज का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, इस इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। हमने क्या लिया, x एक्सिस को
मिरर मान लिया, यानी कि दर्पण मान लिया। इस मिरर के सामने ये रखा है अगर पॉइंट, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे ही ना बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ ये कितना दूर है? 4 यूनिट दूर है, क्योंकि वाई एक्सिस में 4 यूनिट दूर है ना। तो इधर भी 4 यूनिट दूर होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। क्या होगा? नेगेटिव में होगा। लेकिन एक्स एक्सिस में देख सकते हैं इधर गया है तो ये पॉजिटिव होगा। कितना दूर होगा? 5 यूनिट दूर है, तो ये भी आपका 5 यूनिट दूर होगा, है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 5 और -4 बन जाएगा। अब इसका थोड़ा सा तरीका देखिए, ठीक है। आपको इतना सब कुछ नहीं बनाना है, आपको एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है? 5 और 4 है ना। अब क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष पर या फिर एक्स अक्ष के सापेक्ष बोला जाए। तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो आप कुछ मत करिए, जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको मत बदलिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं बदलना है, एक्स अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है इसलिए हम एक्स वाले को नहीं बदलेंगे। बाकी वाई वाले को जो बचा हुआ है उसको साइन चेंज करके लिख लीजिए। अगर प्लस है तो माइनस ले लीजिए, माइनस है तो प्लस ले लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस के सापेक्ष बोला जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं बदलना है, जो रहेगा वही रखना है, और वाई वाले को उल्टा साइन लेके लिख लेना है। तो यहाँ पर +4 है तो इसका यहाँ पे -4 हो जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष जो इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, वो 5 - 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी का अगर हमसे ये बोला जाता कि वाई अक्ष के सापेक्ष, है ना, वाई अक्ष के सापेक्ष क्या बनेगा इमेज, बताइए। तो वाई वाले को हम नहीं चेंज करते, वाई अक्ष के सापेक्ष बोला है तो वाई को नहीं चेंज करेंगे, यानी कि 4 का 4 रहेगा यहाँ पर। लेकिन जो दूसरा बचा हुआ है उसका साइन चेंज कर देंगे। +5 है तो यहाँ पे -5 कर देंगे, अगर -5 होता तो +5 कर देते। समझ में आ गई बात ना अच्छे से? अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सब कुछ नहीं बनाना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बनाए थे। क्लियर है ना? आगे चलिए, आ जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा, 5, 4 सेम प्रश्न है। वाई अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा? तो वाई वाले को नहीं बदलेंगे, वाई अक्ष पर बोला है तो वाई वाले को नहीं बदलेंगे। बाकी ये वाला आपका निगेटिव हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। तो आराम से समझ गए होंगे। एक यहाँ पर और बताइएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर दिया गया है -3 और प्लस का यहाँ पे या फिर -6 दिया गया है ना, -3 -6 दिया गया है। तो इसका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको इमेज बताना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है मतलब एक्स वाले को नहीं चेंज करेंगे। एक्स हमारा कितना है? -3 है, तो यहाँ पे हो गया -3। बाकी जो बचा है उसको साइन चेंज करके लिख लीजिए, -6 का यहाँ पे +6 हो जाएगा, यानी कि -3 और 6। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका जो इमेज बनेगा वो -3 और 6 बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा। अब यहाँ पर आता है दूरी निकालने वाला सवाल, है ना। आपको 2 बिंदुएं दी रहेंगी, उनके निर्देशांक दिए रहेंगे और उन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। आपको सिर्फ निर्देशांक दिया होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 2 बिंदुएं हैं, एक बिंदु यहाँ पर P है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पर Q है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और y1 है, ठीक है, x1 और y1 है। इसके जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों ये है x2 और यहाँ पर y2, ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट दे दिया आपको दोनों बिंदुओं का। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको चाहिए। दूरी निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा है, ये डिस्टेंस मान लीजिए d। दूरी निकालने का फॉर्मूला है √, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। √, ये होता है x1 - x2 या फिर x2 - x1, कुछ भी करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला दूरी निकालने का। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है, आपके ऑप्शन में डायरेक्ट दिया जाता है ये फॉर्मूला। समझ में आई बात ना? अब आ जाइए यहाँ पे, a cos अल्फ़ा 0 और 0 a sin अल्फ़ा, मतलब ये आपका x1 है, ये y1 है, ठीक, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो बताइए इनका दूरी नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लीजिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा √, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1,
या फिर x1 माइनस x2 कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब स्क्वायर होगा तो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही हो जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x1 माइनस x2 कर देते हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो a cos अल्फा में से 0 घटाइए तो a cos अल्फा ही होगा, तो a cos अल्फा यहाँ पर हो गया, -0 होगा तो -0 तो से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ देखिए y2 माइनस y1, तो a साइन अल्फा -0, तो यहाँ पर कितना हो गया, a साइन अल्फा हो जाएगा, a साइन अल्फा, -0 हटाइए उसको। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो गया, बस फॉर्मूले में आपको रखना है और कुछ नहीं। देखिए यहाँ हो गया आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, साथ में cos स्क्वायर अल्फा है ना, दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, है ना, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ का a स्क्वायर और यहाँ का a स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, डायरेक्टली कर लिए। अब ये बताइए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है ये 1 हो गई, तो a स्क्वायर इंटू 1 यानी कि a स्क्वायर ही होगा, तो अंडर रूट a स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पर a स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू a हो जाएगी और a को आप टिक कर देंगे, तो गलत बात है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब ये रूट से बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव होने के लिए अब चूंकि ये इसको नहीं डिसाइड किया जा सकता कि ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो अगर इसको नहीं डिसाइड किया जा सकता तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो मॉड a हो जाएगी। मॉड a का मतलब इसके अंदर चाहे a नेगेटिव रहे चाहे a पॉजिटिव रहे, इस मॉड का मतलब ही होता है कि उसको पॉजिटिव बना देना। ठीक है, तो यहाँ अगर -5 लेंगे तो भी उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, मतलब +5 ही रहेगी, और +5 है तब तो +5 रहेगी ही रहेगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये थोड़ा सा था यहाँ पे ट्रिकी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आइए देखिएगा, यहाँ पर ये भी दूरी से ही रिलेटेड सवाल है। कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं x7 और 115 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x का संभावित मान क्या होगा। अब यहाँ पे दो मान दिए हैं, दो मान दिए हैं ना, तो दो मान कौन कौन से आएंगे सुनिए। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दो बिंदु हैं x1/1 x2/2, और दूरी कितनी दी गई है, 10 दिया गया है, तो यहाँ पर दूरी हमारा 10 है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ध्यान से देखते जाएगा, x-1 यानी x1 माइनस x2, तो यहाँ पे हो गए x-1 इसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 या फिर y1 माइनस y2, कुछ भी करिए क्योंकि हो तो जाना पॉजिटिव ही है। तो 7 माइनस 15 -8 आएगा, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, यानी प्लस का पॉजिटिव का 64 आ गया। इस स्क्वायर रूट को हटा के इधर स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, है ना। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया x-1 का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 64 हो गया, +64 इधर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो x-1 का होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होगा, 100 - 64 जो कि 36 होता है। ठीक है, अब इधर लगा है स्क्वायर तो उधर ले जाइए स्क्वायर रूट लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट लगता है दूसरे साइड तो प्लस माइनस के साथ लगता है, मतलब यहाँ पर x-1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ±√36, और √36 का मतलब सीधे सीधे 6 हो जाता है। ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखिए, अब अगर एक बार हम प्लस ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा x = +6 - 1, सॉरी +1, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया 7, और एक बार अगर हम लोग माइनस ले लें, इसकी वैल्यू माइनस ले लें तो यहाँ हो जाएगा -6, और -1 उधर जाएगा तो +1, तो -6 + 1 आपका माइनस का 5 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आई, एक 7 और एक -5, तो 7 - 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ में आई बात ना, कैसे करना है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए अब इसमें क्या बोला है, NTPC CBT 1 2021 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे 2 - 2 5 और 2 एक वर्ग की दो लगातार भुजाएं हैं, शीर्ष हैं यानी कि वर्टेक्स हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास वर्ग है, यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक ना,
यहाँ पर एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इसकी सारी भुजाएं तो बराबर होंगी। अब ये जो दोनों निर्देशांक दिए गए हैं ये पड़ोसी पड़ोसी के हैं, है ना, एकदम किनारे किनारे के। तो इनके बीच की दूरी ही तो हमें भुजा का माप बताएगा, ये भुजा की लंबाई बताएगी। तो बस दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? डिस्टेंस अंडर रूट यहाँ पे 2 - 5 या 5 - 2 करिए, कुछ वो करिए, आएगा आंसर वही। ठीक है, तो 5 - 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 3, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ अगर 2 - 2 करेंगे, क्योंकि इस माइनस प्लस का ध्यान बहुत रखना है, तो 2 - 2 यहाँ पे जीरो नहीं कर देना है। 2 - 2 होगा ये, तो 2 + 2 हो जाएगा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो, है ना। तो 2 + 2 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 16। 16 और 9 होता है 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो 5 यूनिट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस टाइप के जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको इसमें बोला है x और y के बीच इस प्रकार संबंध ज्ञात कीजिए कि जो बिंदु x y है 6 और 2 से और 4 और 6 से समान दूरी पर हो। मतलब कुछ ऐसे है, हमारे पास यहाँ पे 2 बिंदु हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं कि भाई एक है हमारा 6 और 2, है ना, 6 और 2, और दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर 4 और 6, है ना। अब एक और तीसरा पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स वाई ये है। तो इनके बीच का दूरी मतलब हमारा ये रहा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ये दोनों बराबर हों। यही ना कहा रहा है कि समान दूरी पर हों, तो समान दूरी कर लीजिए। यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर कर लीजिए। तो पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट लगाइए। चलिए यहाँ पर हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट x2 - x1 यानी x - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया x - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी y - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया y - 2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू ये क्या होगा, किसके, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालिए, क्या होगा, अंडर रूट। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही लगाएंगे। बताइए यहाँ क्या होगा, x1 - x2, x1 - x2 करिए, बार बार हम आपको कह रहे हैं x1 - x2 करिए, चाहे x2 - x1 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। x - 4 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल प्लस यहाँ पे y - 6 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। अब ये बताइए दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा है, तो क्या हम स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, अब सुनिए, इनको सबको ओपन करना है। ओपन करिए, यहाँ पर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सोचिए कि भाई यहाँ पर इसको अगर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको अगर खोलेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है। अगर इसको हम इधर ले आएँ तो कट नहीं जाएगा क्या? तो डायरेक्ट करने का प्रयास करिए, ज़्यादा स्टेप्स आपको नहीं बढ़ाने। तो मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ से भी और एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कट गया, वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, वो भी कट गया। बाकी जो बचे हैं उनको लिखिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2xy यही ना होता है, तब -2 × x × 6 यानी कि 6 दूना 12x हो गया। तो ये हो गया 12x प्लस y का स्क्वायर, y मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, प्लस यहाँ का y स्क्वायर और यहाँ का y स्क्वायर तो कट चुका है, बाकी जो बचा है उसको लिखिए। तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो -2ab। तो माइनस यहाँ पर लगाइए क्योंकि प्लस वाला तो ख़त्म हो गया, तो -4y हो जाएगा। ठीक है, कि 2y × 2 मतलब 4y हो गया, प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, इक्वल टू यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो चुका है, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ देखिए वो तो ख़त्म हो गया, मतलब 12y है ना, 6 दूना 12y और प्लस का यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, काटा पिटी कर लीजिए। अब देखिए कुछ चीज़ें और कट जाएंगे, +36 ये भी कट गया, है ना। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो जोड़ घटा लीजिए। ठीक है, सबको इधर ले आइए या फिर सबको उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबको उधर ले जाएं तो सबको उधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले आइए ना, -8x इधर आएगा तो +8x हो जाएगा, तो -12x + 8x यानी कि माइनस का 4x हो गया।
वाई के बारे में देखिए, -4y और +12y, तो मतलब आपका +8y हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू, यहाँ 16 है, ये 16 है और ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 12 आ गया। 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ हो गया -x + 2y और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है यहाँ पर, माइनस, ठीक है, ये वाला होगा आंसर। क्यों होगा? क्योंकि इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सब जगह, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y हो जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये आ रहा है तो आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा, ठीक है। मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर जो तरीका हम आपको बताए हैं उसी तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। जैसा तरीका बताए हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप का सवाल है। अब यहाँ पर देखिएगा एक अलग कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, कोई भी 2 बिंदु हैं। यहाँ पर ए है ना, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। 2 बिंदुएं हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच को एक मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक रेखा है। अब इस रेखा को कोई एक और बिंदु है जो किसी अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। मान लीजिए कि बिंदु P है यहाँ पर, तो इधर m1 के रेशियो में मान लीजिए और इधर m2 रेशियो में, ठीक है। मतलब किस रेशियो में विभाजित कर रही है? m1 और m2 के रेशियो में। इसका जो निर्देशांक है वो x1/1 है, x1/1, और इसका जो निर्देशांक है वो है x2 और y2, ठीक है। x2 y2 कॉमा लगा लीजिएगा यहाँ पर भी। अब इसका जो निर्देशांक आएगा बिंदु P का निर्देशांक, यानी कि जहाँ पे काट रहा है, जिस अनुपात में काट रहा है वो बिंदु, उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका x और y माने हैं तो सीधे सीधे ऐसा करिए, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उल्टा गुणा करिए, है ना। देखिए इधर का कोऑर्डिनेट और इधर का रेशियो, ठीक है। इधर का कोऑर्डिनेट और इधर का रेशियो लेना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 m2 या फिर m2 x1 लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? m2 x1 प्लस इधर का कोऑर्डिनेट और इधर का रेशियो, यानी कि हो जाएगा m1 x2, ठीक है। और डिवाइड में होगा यहाँ पर इन दोनों रेशियो का सम, मतलब कि m1 प्लस यहाँ पर m2, ठीक ना। क्लियर है ये बात? अच्छा, ऐसे ही y के लिए भी निकाल लीजिए। तो y के लिए भी मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m2y1, ठीक है। तो m2y1 है ना, y1 यहाँ पे 1 होगा, अब प्लस m1y2 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस यहाँ पर m2 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए अब इस सवाल को करते हैं। क्या बोला गया है? हाँ, ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट, देख लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को ये आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है। मतलब इस पॉइंट को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंदर अंदर ही विभाजित कर दे रही है, अंदर अंदर ही बांट दे रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक विभाजन, यानी कि अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन के लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। बाह्य विभाजन के लिए अलग फार्मूला होता है, हम उसको आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देख लीजिए। तो अंतः विभाजन के लिए इस तरीके का फार्मूला होता है। तो अब रखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला तो आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, बाकी आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। कौन कौन से? एक दिया है 2 और 4, है ना, 2 और 4, और दूसरा दिया है यहाँ पर 7 और 9। आंतरिक रूप से जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1 और 2 के अनुपात में, मतलब इधर होगा 1 और इधर होगा 2 आपका, ठीक है। अब निकालिए किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक यानी x पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर तो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, है ना। m1 x2, m1 हमारा ये है, x1 ये है, सॉरी x2 ये है। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 से उल्टा आपको करना है ना, इधर का मल्टीप्लाई ले जाके इसके साथ करना है। 1 का मल्टीप्लाई 7 में तो 7 होगा, फिर लगा लीजिए प्लस, क्योंकि आंतरिक रूप है। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर x वाले के साथ, क्योंकि x का निकालना है तो x वाले के साथ ही। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से यानी 4 होगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा,
दोनों का सम यानी 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, मतलब कितना आ गया 7 4 11, 11/3। तो x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 11/3 आएगा, और 11/3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 1 कम 9, प्लस इधर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, है ना, तो 4 दूना ये हो गया 8, डिवाइड बाई दोनों का सम यानी कि 3, ए इक्वल टू 9 8 हो जाएगा 17, 17/3 आ गया। तो x और y जो निर्देशांक है उस बिंदु के कितने आ जाएंगे, 11/3 और 17/3। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कैसे किया जाता है, आंतरिक विभाजन कैसे होता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 1 और 3 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य रूप से, अब यहाँ पर आंतरिक रूप से नहीं विभाजित कर रहा है, बाह्य रूप से 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बाह्य रूप से जब विभाजित करेगा तो यहाँ पर बहुत छोटा सा चेंज है आंतरिक रूप में और बाह्य रूप में। ठीक है, उस फॉर्मूले में छोटा सा चेंज है, क्या है बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, 1 2 और 1, है ना, पहला बिंदु हो गया, और दूसरा बिंदु यहाँ पर 3 और 5 है। ठीक है, इनको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 और 3 के अनुपात में, है ना, तो m1 और ये हो गया m2। ठीक है, ये आपका क्या है m1 है और ये आपका m2 है। यहाँ पर बस फार्मूला लगाइए, वैसे ही फार्मूला लगाना है, बस जहाँ प्लस था अब की बार माइनस करना है, बस इतना सा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अगर बाहरी रूप से कर रहा है तो देखिए m2x1, है ना, तो क्या हो जाएगा m2x1 मतलब 3 का गुणा 2 से, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। फिर अब प्लस नहीं लगाना, अब की बार माइनस लगाना क्योंकि बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, तो यहाँ हो गया माइनस। फिर m1x2 यानी कि 2 का गुणा 3 से, तो 2 3 यहाँ पे हो गया 6, डिवाइड बाई m2 माइनस m1, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो गया 0, नीचे आ गया 1, 0/1 0 होता है। ठीक है, किसी का भी 0 के बट्टे में कुछ भी नंबर रहे वो 0 ही आएगा। आते हैं दूसरा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर वही काम m2y1 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए 3 आ जाएगा, फिर माइनस, है ना, m1y2 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 के साथ करना है, तो 2 पंचे हो जाएगा 10, डिवाइड में क्या m2 माइनस m1 यानी कि 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो ऊपर हुआ माइनस का 7, -7/1 यानी कि -7 ही होगा। तो यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट बना वो 0 और -7 बन गया, है ना, ये 0 और ये -7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया ना सभी को अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में हमने 10 प्रश्न किए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है, बेसिक चीज़ें सीखी हैं हमने। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए ही कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।